जय हिंद साथियों, जीवन में उन्नति करने के लिए अभ्यास और परिश्रम बेहद ही आवश्यक है। इसके साथ ही हम लोगों को निरंतरता के साथ, डेडिकेशन के साथ, जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ना चाहिए अपने जीवन में। हम लोग आज देखेंगे स्टैटिस्टिक जीके, जो अक्सर कई एग्जामों में आते हैं और यही अमूमन छोटे छोटे जो प्रश्न आते हैं जो विद्यार्थी अक्सर गलत कर देते हैं। वो गलती दोबारा ना हो, इसीलिए हम लोग लेकर आए हैं महामैराथन, और इसके तहत हम लोग छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे ताकि आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन का भंडार मौजूद हो। तो देर न करते हुए साथियों, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? ठीक है, ये स्टार्टिंग में आप लोग भारत के प्रस्तावना को पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिटी भी शुरू हो गया है और आज मैंने प्रस्तावना को खत्म किया पूरे PYQ और MCQ के साथ। आप लोग एक बार क्लास करने के बाद दोबारा फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। तो प्रस्तावना में ये चीजें, यही 4 चीजें हम लोग को मिलती है। फिर हम लोग देखेंगे इसे क्या क्या। तो शक्ति का स्रोत, ठीक है, शक्ति का स्रोत मिलता है अगर प्रस्तावना पढ़ते हैं तो। फिर किस चीज का पता चलता है? तो सत्ता या शासन का स्वरूप। फिर तीसरे नंबर की बात करें तो लक्ष्य या उद्देश्य का पता चलता है हमारे पॉइंट। तीसरा नंबर तिथि का पता चलता है कब स्वीकार किया गया। क्या चीज पढ़ने से बच्चों? तो भारत के प्रस्तावना पढ़ने से। तो लिखा क्या है? भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? लागू और स्वीकार, ये 2 चीजें हैं जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। लागू अगर कहेंगे तो उसका उत्तर दूसरा हो जाएगा, अगर स्वीकार करेंगे तो इसका उत्तर भी दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में 26 जनवरी 1950, बी वाला देखते हैं 26 जनवरी 1949, तीसरा 26 नवंबर 1949 और चौथा 15 नवंबर 1949। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? तो संविधान। और इसी दिन को क्या मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। ठीक है, अगर बात की जाए भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया तो इसका उत्तर भी बदल जाएगा। तब क्या होगा? 26 नवंबर 1949। ठीक है, स्वीकार किया गया। लेकिन यहाँ स्वीकार नहीं पूछा है, यहाँ लागू पूछा है। कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और स्वीकार कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, लागू और स्वीकार दोनों ही अलग अलग है। अगर लागू की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और स्वीकार की बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 को। इस दिन स्वीकार हुआ और इस दिन लागू हुआ। इसके याद में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा उत्तर मिल चुका है, ऑप्शन पहला 26 जनवरी 1950। स्वीकार किया गया था, माने अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, यानी कि हम भारत के लोगों ने क्या किया? अंग से लगाया, अंगीकृत किया यानी कि स्वीकार किया, फिर अधिनियमित करेंगे, लागू करेंगे, फिर आत्मार्पित करेंगे। किस पर? स्वयं पर समर्पण करेंगे। कौन? हम भारत के लोग। ठीक है, तो स्वीकार किया गया था जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूरा हो गया, और उसी दिन इसे क्या किया गया? स्वीकार किया गया। लेकिन
लागू कब किया गया प्रभावी रूप से 26 जनवरी 1950। तो यहाँ क्या पूछा है लागू, तो हमारा उत्तर क्या होगा 26 जनवरी 1950। अगर यहाँ होता स्वीकार कब किया गया तो इसका उत्तर भी बदल जाता, क्या होता 26 नवंबर 1950। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था। ठीक है, भारत का संविधान बनाने में कितना समय ठीक है लगा था पूछा है। तो ऑप्शन ए में है 2 वर्ष 2 माह 18 दिन, दूसरा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, तीसरा 3 वर्ष 5 माह 19 दिन और चौथा में 4 वर्ष 7 महीना और 25 दिन। तो कुछ आलोचकों ने ये कहा कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं संविधान को बनाने में बहुत ज़्यादा समय ले लिया, यानी कि जरूरत से ज़्यादा समय ले लिया कौन संविधान सभा ने। ठीक है, ये जबकि बहुत ही पहले बन जाना चाहिए, आलोचकों का मत था। तो यहाँ हम लोग देखेंगे उत्तर कौन सा सही होगा। पूछा क्या है भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष ठीक है 11 महीना और 18 दिन। ठीक है, इतना तो समय लगा, लेकिन खर्चा कितना आया, तो लगभग 64 लाख रुपए खर्चा आया बनाने में। ठीक है, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा ऑप्शन बी दूसरा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। आलोचकों का मत था कि संविधान सभा ने समय से ज़्यादा समय ले लिया। ठीक है, और सच में ये समय बहुत ही बड़ा समय है और तभी तो हमारा संविधान प्रगतिशील और आधुनिक बना। विश्व में भारतीय संविधान का गुणगान किया जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान क्या है प्रगतिशील है, जरूरत के हिसाब से इसमें संशोधन भी किए जा सकते हैं, आवश्यकता के हिसाब हम लोग कानून भी बना सकते हैं। तो ये किसका निशानी है प्रगतिशीलता का, आधुनिकता का। हमारा संविधान रूढ़िवादी वाला नहीं है और ना ही ऐसे सत्ता को इजाजत देता है जो तानाशाही लेकर आए। ठीक है, चलिए सही उत्तर ऑप्शन दूसरा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अक्सर एग्जामों में आते हैं, एसएससी हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या यहाँ तक यूपीएससी में भी आए हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। पहला है 13 दिसंबर 1950, दूसरा है 11 दिसंबर 1950, तीसरा है 9 दिसंबर 1940 और चौथा है 9 दिसंबर 1946। तो भारतीय संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था, तो 3 बैठकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला 9 दिसंबर 46, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पहले अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए पहले बैठक की तो कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, सिन्हा जी थे। दूसरी बैठक की बात की जाए तो 11 दिसंबर ठीक है 1946 को हुई थी और इस समय अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और
तीसरा बैठक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 13 दिसंबर को होगा, ये भी 1946 को। और इसी में उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आएंगे कौन? तो जवाहरलाल नेहरू लेकर आएंगे। और यही उद्देश्य प्रस्ताव संशोधित रूप प्रस्तावना कहलाता है। तो पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। ऑप्शन चौथा सही होगा, ऑप्शन ठीक है, डी इसका है, चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। थोड़ा साइड हो जाता हूँ, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा में भीमराव अंबेडकर और चौथा में है बी.एन. राव। तो जैसा कि मैंने अभी कहा, जो दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, उस समय स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्या थे? तो स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष कौन से बैठक से बने? तो 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। किनके जगह पर? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के जगह पर उनका स्थान कौन लिया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं नेहरू जी की बात की जाए तो भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कहाँ? संविधान सभा में। और यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रेमबल बाद में जाकर बनता है। इन्होंने कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन इन्होंने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। हाँ, ये पारित हुआ था प्रस्तावना, क्योंकि उस दिन नहीं बन पाई थी बात, क्योंकि वो लोग संविधान सभा के अन्य सदस्य चाहते थे मुस्लिम लीग से बातें बन जाएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नाराज चल रही थी। बातें बन जाएगी, लेकिन मुस्लिम लीग नहीं आ पाया और वो चीज 12 जनवरी 1947 तक गया और उस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया और संशोधित करके क्या किया जाएगा बाद में? प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसे हम प्रेमबल कहते हैं, प्रेमबल के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अंबेडकर जी की बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ये क्या थे? तो प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी कहा जाता है। बात करें बी.एन. राव जी का, तो ये क्या थे? तो ये थे संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, आप लोग बी.एन. राव और एम.एन. राय में कंफ्यूज मत होइएगा। एम.एन. राय एक कम्युनिस्ट विचारधारा के सक्रिय आंदोलनकारी नेता थे और इन्होंने सर्वप्रथम संविधान का विचार दिया था 1934 में। और बी.एन. राव की बात की जाए तो एक संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा। तो हमारा उत्तर कौन सा था? दूसरा नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
लोग, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा में सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा में है वी.एन. राव। तो अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पोररी चेयरमैन के बारे में पूछा है, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा है। ये 9 दिसंबर यानी कि पहला जो बैठक हुआ था उसमें टेम्पोररी अध्यक्ष बनाया गया था किन्हें? सच्चिदानंद सिन्हा को। इनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बाद में इन्हें हटा दिया गया और राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। फिर वी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, उपयुक्त में बताया। राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे और नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। तो हमारा उत्तर होगा तीसरा, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, संवैधानिक वो एक वकालत बैकग्राउंड से थे, तो कैसे क्या होना चाहिए चीज़ें और कैसे बेहतर हो सकती है, इन चीज़ों के लिए ही सलाहकार को नियुक्त किया जाता है, क्योंकि सलाहकार एक अनुभवी व्यक्ति होता है अपने आप में, स्वयं में। तो वही दिशा निर्देश देता है चीज़ें और कैसे बेहतर होंगी तो चीज़ें अपने आप प्रगतिशील मानी जाएगी, आधुनिक मानी जाएगी और अन्य देशों की तुलना में हमारा संविधान बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और नवीनतम प्रगतिशीलता के एक सर्वोत्तम निशानी मानी जाएगी। ये तभी होता है जब एक्सपर्ट रहते हैं इसमें। छठा देखते हैं, आइए। पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो किस देश की संविधान से ली गई थी? ठीक है, ऑप्शन ए में अमेरिका, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा में दक्षिण अफ्रीका और चौथा में है रूस। तो पंचवर्षीय योजना किस देश की संविधान से ली गई थी? तो सही उत्तर होगा रूस। ठीक है, यहां से पंचवर्षीय योजना को इनेक्ट किया गया था। ठीक है, ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, चौथा रूस। और कई देशों से आप लोग को पता होगा हमारा संविधान उधार लिया हुआ संविधान है। विभिन्न देशों से अच्छी चीज़ों को हम लोगों ने क्या किया, इनेक्ट किया, और हमारा संविधान एक प्रकार से उधारी पर लिया हुआ चीज़ें हैं, संविधान है, अलग अलग देशों से लिया गया, जिसमें से रूस से कई चीज़ें हम लोगों ने लिया जो हम लोग प्रस्तावना में, ठीक है, प्रस्तावना में हम लोग न्याय जो पढ़ते हैं, न्याय पढ़ते हैं। न्याय कितने हैं? कितने न्याय? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। जो हम लोग संविधान के प्रेमवर्ग में पढ़ते हैं, ये तीनों न्याय कहाँ से प्रेरित थे बच्चों? तो ये रूसी क्रांति से प्रेरित है, लिया गया है। और कब? तो 1917 के रूसी क्रांति से प्रेरित है। क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सही उत्तर होगा रूस। अगला देखें, 7वां। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? शुरुआत में ही मैंने कहा, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन पूछ रहा है। ऑप्शन ए में देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौथा महात्मा गांधी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी
कमेटी के चेयरमैन थे? कमेटी के चेयरमैन कौन थे? कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन सी होगा। क्या थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और इन्हें संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। आप लोग और एक चीजें याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान के लिए तो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, लेकिन संविधान को लिखा किसने? मूल संविधान को लिखा किसने? तो जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ये अनुवाद है, अंग्रेजी में लिखा गया था संविधान को। और लिखा किसने था? आप लोगों को किसी को मालूम है? डॉक्टर हाँ, डॉक्टर से पहले ज़्यादा हाथों से लिखा किसने था संविधान को? ड्राफ्टिंग कमेटी तो चीजें प्रस्तुत कर दी, BN राव ने सलाह दे दिया, तो हाथों से लिखा किसने था संविधान को? समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ सर, हाँ। तो कौन थे? हाँ, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, जिन्होंने संविधान को अपने हाथों से लिखा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, इन्हें लिखा था इन्होंने। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। चलिए, आप लोग गलती से भी मत बोल दीजिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, लिखने के मतलब हाथों से चीजों को किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। सजाया था सर। हाँ, सजाया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, प्रारूप समिति उसी को बोलते हैं। चीजों को एकीकृत करना, बेहतर करना, और लिखने वाला कोई और रहता है, बताने वाला कोई और रहता है, सलाह कोई और देता है, आइडिया और दिमाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, 8वां। भारत की संविधान सभा का सलाहकार कौन था? ठीक है, भारत की संविधान सभा का सलाहकार कौन था? अभी ऊपर देकर गए, A राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौथा BN राय। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN, ठीक है, BN राय। क्या थे ये? तो ये संवैधानिक सलाहकार थे। और कानून के बहुत बड़े जानकार थे, इसीलिए बनाया गया था। कानून का बड़े जानकार कौन? तो BN राय। अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। नेहरू ने, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, जो बाद में स्वतंत्र भारत के, आजाद भारत के पहले क्या बनते हैं? तो राष्ट्रपति बनते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा चौथा, BN राय। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 1 में, 9वां है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए में है राज्यों का परिसंघ, दूसरा है राज्यों का महासंघ, तीसरा है भारत का परिसंघ, चौथा है राज्यों का संघ। तो भाग 1, ठीक है, भाग 1 का अनुच्छेद 1 से लेकर, ठीक है,
4 तक, 1 से लेकर 4 तक क्या कहा गया है? तो भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, राज्यों का संघ। कौन? भारत राज्यों का संघ। और इसमें प्रमुख कौन होगा? तो केंद्र होगा प्रमुख, यानी कि केंद्र में कौन होगा? ठीक है, ये राज्य हैं। राज्य क्या है? मालों का गुथा हुआ एक गुलदस्ता है। ठीक है, दोनों ओर से बांधने वाला कौन रहेगा? तो केंद्र रहेगा, यानी कि मिलाने वाला केंद्र प्रमुख रहेगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? राज्यों का संघ। ये कितना में है? तो आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में वर्णित है। 2 और 3, भारत के अन्य राज्यों का नाम में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि केरला अपना नाम बदलने का सिफारिश किया है। केरला किसी राज्य के अंदर ही दूसरा राज्य बना देना अनुच्छेद 1 और 2 कहता है। जैसे कि आंध्रा और तेलंगाना को अलग कर दिया गया। ठीक है, वैसे तो 1 में क्या है? राज्यों का संघ। ना राज्य का परिसंघ है, ना राज्यों का महासंघ है, और ना भारत का परिसंघ है, बल्कि राज्यों का संघ है। और प्रमुख कौन रहेगा? सदा केंद्र रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 10वां, भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारत के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए में है कनाडा, बी में है आयरलैंड, तीसरा अमेरिका, चौथा में है जर्मनी। तो नीति निर्देशक तत्व किस देश से इनेक्ट किया गया है? तो आयरलैंड से। लेकिन इसका मूल स्रोत कहाँ से है उसे भी देख लेते हैं। स्रोत की बात की जाए तो एक देश आता है कौन? तो स्पेन। ठीक है, स्रोत की बात की जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्पेन से लिया गया था। फिर बाद में कौन? आयरलैंड ने लिया था। आयरलैंड कहाँ से? तो स्पेन से। मूल स्रोत यहाँ से है इसका। ठीक है, फिर स्पेन में आया क्या? तो ये फिर स्पेन के संविधान पढ़ने के बाद भारत को अच्छा लगा, कुछ अच्छाई दिखी। देखने के बाद भारत के जो कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, और जो सलाहकार थे, कुछ अच्छे चीज़ों को इनेक्ट किया, जिसमें से क्या भारत में क्या आया? तो आया यही क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मूल स्रोत की बात की जाए तो स्पेन है। ठीक है, फिर आयरलैंड में आता है, और आयरलैंड से भारत क्या करता है? तो लेता है क्या? नीति निर्देशक तत्व। इसका मूल स्रोत की बात की जाए तो स्पेन है, न कि आयरलैंड। लेकिन भारत कहाँ से लेता है? आयरलैंड से लेता है। क्या? राज्य के नीति निर्देशक। तो आयरलैंड में मतलब स्पेन से। हाँ, इसका मूल स्रोत स्पेन है, लेकिन आया और भारत किस देश से लिया? आयरलैंड से लिया। आयरलैंड के, क्योंकि कुछ चीजें होती है, विशेषताएं, वो बनाकर आदमी खुद ही उसका महत्व नहीं समझ पाता, खत्म हो जाता है चीजें। ठीक है, उदाहरण के रूप में भगवान बुद्ध को किसने दिया सर्वप्रथम? भारत ने दिया। ठीक है, भारत ने विश्व को क्या दिया? बुद्ध के विचार दिए, न कि युद्ध दिए। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई?
बोध गया निरंजना नदी के किनारे पीपल महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन उनके विचारों आदर्शों को कौन अपनाता है? चीन अपनाता है, जापान अपनाता है, थाईलैंड अपनाता है, श्रीलंका अपनाता है, विश्व के अधिकांश देश अपनाते हैं। लेकिन भारत क्या करता है? क्या भारत में वो चीज़ें हैं जो भगवान बुद्ध ने विचार देकर गए थे? ठीक है, भारत वो चीज़ कहीं ना कहीं भूल गया। चीज़ें याद तो है लेकिन भूल गया। वैसे ही स्पेन का था, आया और प्रॉपर रूप से भारत फ्लो कर रहा है। और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, उच्च न्यायालय में इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। और केंद्र या राज्य का ये कर्तव्य रहता है कि आयरलैंड का से जो हम लोग नीति निर्देशक तत्व दिए हैं उसे हम लोग क्या करेंगे? केंद्र और राज्य के जो भी योजनाएं बनाएंगे, योजनाएं हम लोग जो भी बनाएंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जो भाव है उसे निहित करके बनाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सही होगा दूसरा आयरलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 11वां, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो पूछा गया है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो पहला कानून मंत्री कौन थे? तो पहला कानून मंत्री आजाद भारत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, और इन्हें कानून मंत्री तो बना दिया गया लेकिन इन्हें वो चीजें नहीं मिली जो वास्तव में ये हकदार थे। ठीक है, संविधान बनाने के बाद ही इन्हें क्या किया गया? कानून मंत्री बना दिया गया। लेकिन अगर आप लोग कल्पना कर सकते हैं ये काश प्रधानमंत्री बने होते देश के तो आप भारत में जो चीजें हैं, समस्याएं हैं, उसका जड़ से निदान कर दिए होते, क्योंकि तर्क का अंबार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेहरू के तुलना में काफी ये भी वकालत बैकग्राउंड से थे, नेहरू भी, क्योंकि इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू वो भी वकालत के क्षेत्र से कानून के जानकार थे। लेकिन इनको हर विषय में इन्हें पीएचडी मिला हुआ है, कोलंबिया से पढ़े थे। लोगों के ताना को अगर सुन लिया होता तो आज अंबेडकर नहीं बन पाते। इन्हें कानून मंत्री न बनाकर देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया होता तो आज देश का जो दुर्भाग्य है, हम लोग का देश में जो चीजें जात पात है वो चीजें कब तक खत्म हो गया होता। आज भारत यूरोपीय देशों की तरह विकासशील देश होता। ठीक है, तो उस समय ब्राह्मणवाद और वकीलों के वर्चस्व था, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। तो पूछा क्या है कानून मंत्री कौन थे? पूछ रहा है मैंने आजाद भारत के, पहले का मतलब है आजाद भारत के कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे आजादी के बाद? तो ये उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, उप प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इन्हें लोक पुरुष भी कहा जाता है आयरलैंड में। और इन्हीं के याद में मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। कहाँ पर? स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के तट पर गुजरात में 182 मीटर इनकी चाहिए इस प्रतिमा की। और आयरन मैन स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता की मूर्ति बनाया गया है सरदार डैम पर। तो उप प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के। उप प्रधानमंत्री का वर्णन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत बनाया गया। अब तक कुल 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। ठीक है, उनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक थे। तो सही उत्तर हम लोग खोज रहे थे, तो
तो सही उत्तर होगा चौथा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला 12वां है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? ऑप्शन ए में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है संपत्ति का अधिकार, तीसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, चौथा है समानता का अधिकार। तो संविधान का आत्मा किसे कहा था? तो अनुच्छेद 32 को इन्होंने क्या कहा था? अनुच्छेद 32 को इन्होंने क्या कहा था? तो संविधान का आत्मा कहा था, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तीसरा सही होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, तीसरा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा किसे कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को उन्होंने आत्मा कहा था, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन ये पहले कितना में हुआ करता था? अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, लेकिन अब कितना में है? अब कितना में है? तो 300 क्लोज ए में कर दिया गया है, यानी कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अब क्या बना दिया गया है बच्चों? तो कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसे? संपत्ति के अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाए तो अनुच्छेद 25 में आएगा। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर होगा तीसरा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में निहित है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं 13वां, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ऑप्शन ए में है 7वां संविधान संशोधन, दूसरा है 42वां संविधान संशोधन, तीसरा है 44वां संविधान संशोधन, चौथा है 52वां संविधान संशोधन। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? आइए देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन होता है कितना में? 1976 में होता है। और ये किस समिति के समय लाया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर लाया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन उस समय सरकार किसकी थी? तो कांग्रेस की थी, और इंदिरा गांधी क्या थी? तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। जिन्होंने इमरजेंसी भी लगाई थी। बात की जाए क्या क्या चीजें चेंज हुआ था, तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पता है आप लोगों को कौन कौन से थे 3 शब्द? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की क्या? तो अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे, और अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। ठीक है, एक ही बार संशोधन हुआ है, और इस संशोधन को क्या कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कहा जाता है। तो कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 1976, जो दूसरा में है, ऑप्शन बी इसका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 42वां संविधान संशोधन होगा इसका सही उत्तर।
अगला है 14वां, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, दूसरा है संपत्ति का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, इसके ऊपर ही मैंने कहा जो अनुच्छेद 21 में था उसे अनुच्छेद 300 क्लोज ए में कर दिया गया है। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? पहले मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? कितने थे? तो 7 थे। अच्छा हो गया। अब एक घट गया है, कौन? तो ये घट गया है। और क्या कुछ है? मौलिक अधिकार नहीं है, तो यही सही होगा, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जो अनुच्छेद 31 में था। अब 31 खाली है, देखिएगा आप। ठीक है, 31 खाली रहता है, 30 के बाद डायरेक्टली 32 में पढ़ने को मिलता है। खाली है, अब 300 क्लोज ए में है। आगे बढ़ते हैं, अगला भारतीय 15वां है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश की संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए में है अमेरिका, बी में है इंग्लैंड, सी में है कनाडा और चौथा में है दक्षिण अफ्रीका। तो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, USA। और इस देश से और कई चीजें ली गई है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। इसके बाद और क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार भी लिया गया है। कहाँ से? USA से। ठीक है, ऑप्शन पहला होगा, पहला करेक्ट होगा, हमारा सही उत्तर होगा अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगला है 16वां, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी वर्ष उम्र आवश्यक होती है? ऑप्शन ए में 18 वर्ष, दूसरा 21 वर्ष, तीसरा है 35 वर्ष और चौथा है 30 वर्ष। तो राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए कई शर्त हो, भारत का नागरिक हो और, ठीक है, पहला शर्त है भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए। किसे? जो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार होगा, और उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। तो सही उत्तर क्या होगा? 35 वर्ष होना चाहिए, आवश्यक है राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, और 30 वर्ष बात की जाए, 30 वर्ष, तो 30 वर्ष राज्य सभा के लिए जरूरी होता है, उम्र होना चाहिए। बात की जाए लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के लिए कितना? तो 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। क्या होना चाहिए? तो उम्र होना चाहिए, एज, तभी आप बन सकते हैं इसके सदस्य। वहीं विधानसभा, विधान परिषद की बात की जाए, जो राज्यों में होता है विधानसभा, तो इसके लिए भी 25 वर्ष होना चाहिए। और विधान परिषद की बात की जाए, परिषद की बात की जाए, तो इसके लिए अमूमन 30 वर्ष होने चाहिए। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? 21 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति बनने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है 17वां है, एकमात्र भारतीय जो
निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा है नीलम संजीव रेड्डी, चौथा है शंकर दयाल शर्मा। तो जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए तो है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए में लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और उपराष्ट्रपति क्या रहता है? तो राज्यसभा का सभापति रहता है। राज्यसभा का सभापति कौन रहता है? तो उपराष्ट्रपति रहता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष कौन बनता है? तो संसद के सदस्य ही अपने बीच से किन्हीं एक को लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, और यही दल बदल होने पर किसी को निष्कासित कर सकता है। धर्म विधेयक का प्रमाण पत्र आवंटित करता है लोकसभा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की जाए, शपथ ग्रहण तो राष्ट्रपति करवाते हैं, और इसके पर्याप्त बने रहते कौन? प्रधानमंत्री। अगर बहुमत खो देते हैं तो राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, निष्कासित कर सकता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला है 19वां, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन ए में लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति किसे सौंपेगा? तो अगर त्याग पत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप सकता है। अगर उपराष्ट्रपति भी न रहे तो किसे सौंपेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को क्या करेंगे? अपना त्याग पत्र सौंपेंगे। अगर उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देगा? राष्ट्रपति। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा? तो उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति अपने पद से माने समय से पहले अपना त्याग पत्र दे देते हैं, या अकारण उनकी माने मृत्यु हो जाती है, या कुछ कारणवश अपने पद से हट जाते हैं, तो उस स्थिति में उसी दिन से प्रभावी रूप से उनके गद्दी को कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं। और उपराष्ट्रपति के लिए सैलरी नहीं मिलता है जो वेतन, बल्कि राज्यसभा के सभापति होने के नाते उपराष्ट्रपति को सैलरी मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में आया हुआ है बार-बार। 20वां और आखिरी, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो स्टार्टिंग में ही मैंने कहा इसके ऊपर, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन को देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे ही पदेन, ठीक है, सभापति कहते हैं या अध्यक्ष कहते हैं।
ठीक है, हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति। ये कुछ प्रश्न थे जो अक्सर एग्जामों में आते हैं अलग अलग रूपों में। कई बच्चे इसमें गलत कर ले जाते हैं, कंफ्यूजन में। कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट से पहले फाउंडेशन बेस को तैयार करना है। आप लोग आगे बढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, लिखते जाएं और पॉलिटी वाले भाग को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।